16 मई 2008 सुबह का वक्त था। नोएडा के एक नॉर्मल से फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 14 साल की आरुषि तलवार, जो एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी, अपने ही घर के बेडरूम में डेड पाई गई। शुरुआत में ये सिर्फ एक मर्डर का केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये केस इंडिया का सबसे कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल केस में से एक बन गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो घर का नौकर हेमराज अचानक गायब मिला। इस वजह से सबसे पहला शक उसी पर गया। लेकिन अगले दिन जब हेमराज की लाश उसी घर की छत पर मिली तो पूरी कहानी पलट गई। अब ये सिर्फ आरुषि का मर्डर नहीं था, बल्कि एक डबल मर्डर केस बन चुका था। और सवाल ये था कि दोनों मर्डर एक ही घर में होकर भी किसी का आवाज़ तक नहीं आई। इस केस के बाद मीडिया, पुलिस और सीबीआई अपनी अपनी थ्योरी के साथ सामने आए। कभी इन्वेस्टिगेशन नौकरों की तरफ गई, कभी पेरेंट्स पर उंगली उठाई गई। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को पहले गम से गुजरना पड़ा और फिर पब्लिक जजमेंट से। एविडेंस क्लियर होने के बजाय और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता चला गया, और हर नई रिपोर्ट के साथ एक नया डाउट पैदा होता रहा। सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा, फैसले आए, फैसले बदले, लेकिन सच पूरी तरह सामने कभी नहीं आ पाया। आज भी आरुषि हेमराज मर्डर केस एक ऐसा केस है जहां जवाब कम और सवाल ज़्यादा हैं। इस वीडियो में हम बिना किसी जजमेंट के सिर्फ फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में उस रात हुआ क्या था। तलवार फैमिली नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार अपार्टमेंट में 2 फ्लोर के 3 BHK फ्लैट में रहते थे। इस फैमिली में टोटल 3 लोग थे और एक नौकर रहता था। पहले थे 40 साल के राजेश तलवार। उनका नोएडा में प्राइवेट डेंटल क्लिनिक था। वे हरियाणा के रहने वाले थे। उनका नेचर शांत स्वभाव का था और वे इंजीनियर बैकग्राउंड से डेंटिस्ट बने थे। दूसरी उनकी पत्नी 38 साल की नुपुर तलवार। यह भी डेंटिस्ट थी, राजेश के साथ उन्हीं के क्लिनिक में काम करती थी। नुपुर दिल्ली के ही एक मेडिकल कॉलेज से पास आउट थी। तीसरी थी 13 साल की आरुषि तलवार, राजेश और नुपुर की बेटी। आरुषि नोएडा में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। चौथा इंसान था घर का नौकर, 45 साल का हेमराज बंजाड़े। हेमराज नेपाल का रहने वाला था और 2 साल से तलवार फैमिली के घर में ही काम कर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात का जरूर ध्यान देना कि ये जो घटना हुई है एक बंद घर के अंदर हुई है, तो घर का लेआउट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घर का लेआउट कुछ इस तरह था। ग्राउंड फ्लोर पर किचन, लिविंग एरिया और हेमराज का रूम था। फर्स्ट फ्लोर पर राजेश नुपुर का बेडरूम और आरुषि का बेडरूम था। घर में कोई भी CCTV कैमरा नहीं था। अब आती है 15 मई 2008 की रात। राजेश और नुपुर अपना काम खत्म करके क्लिनिक से घर आते हैं। आरुषि भी स्कूल से आ गई थी और ये परिवार ने साथ में बैठकर डिनर किया। फिर राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। हेमराज ने भी अपना सारा काम खत्म करके अपने रूम में सोने के लिए चला गया था। रात के 10 बजे तक पूरा परिवार और हेमराज सो गए थे। अब यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि राजेश उस रात किसी से चैट कर रहा था, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अब आता है अगला दिन, 16 मई 2008 सुबह 6 बजे नौकरानी भारती मंडल तलवार फैमिली के घर आती है। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि तलवार फैमिली के पास 2 नौकर थे। एक हेमराज, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नौकरानी भारती आती थी, अपना काम करती थी और चली जाती थी। सिर्फ हेमराज ही यहाँ पे रहता था। भारती घर आती है और उसने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद देखा तो घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुन के नुपुर ने ऊपर से घर की चाबी फेंकी। रोज की तरह भारती आरुषि के रूम में साफ सफाई करने गई। जैसे भारती के कमरे में पहुंची तो उसकी नज़र सीधी बेड पर पड़ी, और वहीं बेड पर आरुषि खून में चादर से लिपटी पड़ी थी। भारती बाहर भागी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुन के राजेश और नुपुर नीचे भागे। दोनों आरुषि को देखकर सदमे में चले गए। इस बीच हेमराज का कोई अता पता नहीं था। करीब सुबह 9:30 बजे राजेश ने नोएडा पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में SI नकुल अग्रवाल मौके पर पहुंचे और यहीं से इस केस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब जो कि हेमराज इतने टाइम से कहीं नहीं मिला, तो पुलिस ने हेमराज को फरार घोषित कर हेमराज पर 10,000 का इनाम रख दिया। इसी बीच मौके पर मीडिया भी पहुंची और TV चैनल पर चलने लगा नौकरने की हत्या। इधर पुलिस ने शुरुआत में ही इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्राइम सीन को ना तो प्रॉपर्ली सील किया गया और ना ही किसी को एंट्री से रोका गया। जहां मर्डर हुआ था वो जगह पूरी तरह ओपन रही। मीडिया नेबर बिना किसी रोक टोक के घर के अंदर आते रहे। इस वजह से अगर कोई भी इंपॉर्टेंस एविडेंस मौजूद था तो वो या तो कंटेमिनेट हो गया या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ना कोई यूजेबल फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही कोई क्लियर CCTV फुटेज मिला। शाम तक आरुषि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को और भी ज़्यादा सीरियस बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि के सिर पर पहले किसी हैवी वेपन से अटैक किया गया और उसके बाद किसी सर्जिकल ब्लेड से उसका गला रेता गया। इस सब के बाद पुलिस ने एक और ऐसा डिसीजन लिया जिस पर बाद में काफ़ी सवाल उठाए गए। घर के फ्लोर पर जो खून पड़ा था वो राजेश और नुपुर तलवार से ही साफ करवा दिया गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई थी।
शाम होते होते पुलिस ने पूरा घर खाली करवा दिया और हेमराज की तलाश और भी तेज कर दी। अब आता है अगला दिन, 17 मई 2008। इस दिन पुलिस की लापरवाही सामने आने वाली थी, क्योंकि यह केस एक डबल मर्डर केस बनने वाला था। सुबह का टाइम था, लगभग 11 बजे। तलवार फैमिली के पड़ोसी मिश्रा अपनी छत पर गए। वहाँ उनकी नज़र छत पर पड़े एक कचरे के ढेर पर पड़ी, जहाँ खून के धब्बे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। क्योंकि तलवार फैमिली और पड़ोसी की छत कॉमन थी, मिश्रा ने दूसरी तरफ झाँक कर देखा। जो उन्होंने देखा, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत पर हेमराज की लाश पड़ी थी। उसका मर्डर भी बिल्कुल उसी तरह किया गया था जैसे आरुषि का। पहले सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और फिर गला काट दिया गया। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हेमराज को मरे हुए लगभग 36 घंटे हो चुके थे। मिश्रा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। एसएचओ रघुवीर सिंह सिंघल मौके पर पहुंचे। बॉडी को देखते ही पुलिस ने इस मर्डर को तलवार फ्लैट से जोड़कर देखा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर एक बात कॉमन निकली कि दोनों मर्डर की टाइमिंग लगभग सेम थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब दो मर्डर एक ही घर से जुड़े हुए थे, तो पुलिस ने पूरे घर को डिटेल में दोबारा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। 23 मई को नोएडा पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट किया और उन्हें इस केस में एक्यूज बता दिया। अगले ही दिन 24 मई से इस केस में एसटीएफ को लगा दिया गया। ये बात उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मायावती तक पहुंची और उनके ऑर्डर पर 29 मई 2008 को ये पूरा केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। 1 जून को सीबीआई ने ऑफिशियली एफआईआर रजिस्टर की। एसपी जावेद अहमद की टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती गई, राजेश तलवार के क्लिनिक के असिस्टेंट कृष्णा को अरेस्ट किया गया। साथ ही उनके पुराने सर्वेंट राजकुमार को भी पकड़ा गया। सबका नार्को टेस्ट करवाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। आखिरकार सबको छोड़ दिया गया। तब तक ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी कि सीबीआई के आने से पहले ही नोएडा पुलिस की लापरवाही की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका था। 12 जुलाई को राजेश तलवार को इंटरिम बेल मिल गई। इसके बाद 2009 में सीबीआई की एक दूसरी टीम बनाई गई। नई एसपी प्रज्ञा ने इन्वेस्टिगेशन का फोकस तलवार कपल पर शिफ्ट कर दिया और ये थ्योरी सामने रखी गई कि ये एक ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। 9 फरवरी को फिर से केस चलाया गया। दिसंबर 2010 में सीबीआई की सेकेंड टीम ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें राजेश और नूपुर तलवार को मर्डर का जिम्मेदार बताया गया। लेकिन 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और तलवार कपल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का ऑर्डर दिया। 25 नवंबर को कोर्ट ने राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 के तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया और उन्हें दासना जेल भेज दिया गया। आज इस केस को लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक असली कल्प्रिट का पता नहीं चल पाया है। 2026 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, लेकिन हियरिंग अभी तक पेंडिंग है। आज तलवार कपल आज़ाद है और अपना क्लिनिक चला रहा है। आरुषि हेमराज मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, बल्कि एक ऐसा केस बन गया था जिसने पुलिस सिस्टम, मीडिया और सोसाइटी सबको एक साथ एक्सपोज कर दिया। सालों तक चली इन्वेस्टिगेशन, बदलते हुए थियोरीज और कोर्ट के फैसलों के बाद भी सच बुरी तरह सामने नहीं आ पाया। आरुषि और हेमराज दोनों अपनी ज़िंदगी हार गए, लेकिन उनके साथ साथ एक पूरा सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ गया। इस केस ने हमें ये दिखाया कि जब इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में ना हो तो सबसे पहले नुकसान सच का होता है। जल्दबाजी में बनाए गए कंक्लूजन, इनकम्प्लीट एविडेंस और मीडिया प्रेशर ने इस केस को और भी ज़्यादा उलझा दिया। जो लोग पहले ही शॉक में थे, उन्हें पब्लिक ट्रायल और जजमेंट का भी सामना करना पड़ा। मीडिया के रोल पर भी इस केस ने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया। टीआरपी के चक्कर में कई बार फैक्ट्स से पहले ओपिनियन दिखाए गए और पूरी कहानी एक तरफ झुकती चली गई। ये केस हमें याद दिलाता है कि न्यूज़ देखते वक्त हमें भी हर हेडलाइन पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। आरुषि हेमराज केस का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट के फैसले से नहीं, बल्कि सही इन्वेस्टिगेशन और फेयर प्रोसेस से मिलता है। जब तक हम पेशेंस और फैक्ट को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तब तक सच और जस्टिस दोनों रिस्क में रहेंगे। आज भी ये केस एक मिस्ट्री है। शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि उस रात हुआ क्या था, लेकिन एक बात क्लियर है, आरुषि और हेमराज की कहानी हमें सिस्टम पर सवाल उठाने और सच को समझने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।